नमस्कार साथियों। मैं आज आप सभी को हनुमान जयंती के पावन पर्व पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सालासर बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि से हम सब पर बनी रहे और आप सबको उसका आशीर्वाद मिले और यूं ही हमारा चूरू जिला और हमारा राजस्थान और हमारा भारत देश तरक्की करता रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस भी है। उसी दिन 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज हम 44वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहुत से दिग्गज नेताओं ने इस पार्टी को सींचा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी और वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो पार्टी ने ग्रोथ करी, पर जो शुरुआती दौर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा इस पार्टी को जहां आगे पहुंचाया गया और आज हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत और देश हित के बदौलत, राष्ट्र नीति के लिए, देश के हित के लिए जो आगे काम करते गए, पार्टी एक मजबूती के साथ में आगे बढ़ती गई और पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस रूप से देश के अंदर विकास के कार्य किए जा रहे हैं, देश को नई दिशा दी जा रही है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और पिछले 9 साल के अंदर ये साबित करके दिखा भी दिया है देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई सरकार, आप लोगों के आशीर्वाद से आज देश एक प्रगति के पथ पर चला हुआ है। हमने अभी हमारी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ बनाई और आने वाले समय को 25 साल जिस दिन हम अपनी आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक एजेंडे के रूप में, विजन के रूप के अंदर इस 25 साल को अमृत काल का नाम दिया और इस अमृत काल के अंदर देश को नई दिशाओं की तरफ लेके जाना, कैसे नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना, कैसे देश के अंदर जो हमारे पीड़ित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो लोग डेवलपमेंट के इस दौर के अंदर पीछे रह गए, उनको कैसे फ्रंट लाइन पे लेके आना, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता देश के प्रधानमंत्री महोदय ने आज हम सब के आगे रखी भी है और उनके सभी कार्यशैली के अंदर इस बातों का साफ दर्शाती भी है। भारत एक बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। बुलंदी का दशक मान सकते हैं। हमने 10 साल में जो हमने पाने की कोशिश करी है, वो काफ़ी समय तक कोई भी सरकारें जितनी रही वो सोच भी नहीं पाई। जिस रूप में हमने हर वर्ग को छूने की कोशिश करी है, जिस रूप के अंदर देश का एक अलग एक इमेज क्रिएशन का काम देश के प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, जितनी चुनौतियों से लड़े हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं इस देश में बना रखी थी जो जो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर था, उसको डिसमेंटल करके आगे बढ़ने का काम देश के प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी फर्ज बन जाता है कि हम इस दौर के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाएं और फिर से सोने की चिड़िया बनाने की जो सपना दिखता है और एक विकसित भारत की सपना दिखता है 2047 तक, उसको पूरा करने में इस अमृत काल में हम सभी युवा शक्ति मिलकर आगे बढ़ेंगे। समाज के सभी वर्ग और मैं तो मेरे युवा साथियों एक बात मानता हूँ कि इतने साल की आज़ादी के बाद में जो हमारे साथीगण, जो वर्ग हैं जिनके पास विकास सही मायने में पहुंच नहीं पाया, जो समाज के अंदर पीछे रह गए, उन सभी को हमें कंधे से कंधे मिलाकर उनको आगे बढ़ाना, भारत सरकार की योजनाओं का उनको बेहतरीन फायदा मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। उस वर्ग को समाज में वो रिस्पेक्ट मिले, वो अपलिफ्टमेंट उनका हो, वो समाज के डेवलपमेंट में उनका भी हिस्सेदारी खूब बने, ये हम सभी कार्यकर्ताओं का फोकस होना चाहिए। और आने वाला जो समय है, जिस तरह भी हम G20 की प्रेजेंसी कर रहे हैं साल, ये देश के लिए बड़ा मान सम्मान की बात है, बड़े गौरव की बात है। जिस तरह भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग वर्टिकल्स के ऊपर अपना फोकस किया है, अभी ग्रीन एनर्जी को सबसे बड़ा फोकस मान के हम काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, न्यू हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन सेल्स की बात करी जा रही है, ग्रीन अमोनिया की बात करी जा रही है, तो ये वो आने वाला फ्यूचर जिसके ऊपर भी मोदी जी का पूरा फोकस है। हम सब युवाओं को भी ऐसे एरियाज के ऊपर अपनी बात को मानते हुए, समझते हुए पब्लिक एट लार्ज अपनी बात पहुंचानी है। टेक्नोलॉजी का युग है। 5G आने के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन एजुकेशन, हेल्थ में बहुत बड़ा, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा, जिसका हम सबको फायदा मिलेगा और हमें वही समाज के हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाने का कार्य भी करना चाहिए। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, हम एक सांसद के रूप में भी ये सोचते हैं कि किस तरह अपने चूरू के अंदर इसका बेहतरीन फायदा अपन दिला सकें। अपने कोशिश यही करिए कि एजुकेशन सेक्टर को अपन डिजिटल एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस मेरा रहा है हमेशा से। पिछली बार जब सांसद के रूप में जो कार्यकाल था, उसमें चूरू जिले के सभी स्कूलों को इलेक्ट्रीफाई करने का एक प्रोग्राम चलाया था हमने। वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा था।
और उसके बाद में आज चूरू जिले के सभी स्कूलों के अंदर आज इलेक्ट्रिसिटी पहुंची हुई है। मात्र 3 से 4 स्कूल हैं जो नए बने हैं, उनका एक इशू बीच में अवश्य जरूर आया था। कलेक्टर महोदय को कह रखा है कि उनको भी आप MP लेड फंड से जल्द उनके ऊपर हम इलेक्ट्रीफाई करें। इस साल हमने इस टर्म में हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कि स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर्स होने चाहिए। कोरोना काल में हमने देखा कि डिजिटल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा मिला, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी छूटी तो डिजिटल एजुकेशन की डिमांड बढ़ी। इसी के मद्देनजर पूरे लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर नौर बादरा तक, रावतसर की जो तहसील हमारे तहसील के गांव जो लगते हैं वहां तक हर स्कूल में जहां 12वीं का स्कूल है या कोई भी स्कूल हो, हमने उस लेवल पे उसका डेटा कलेक्ट कर लिया है। जहाँ पे कंप्यूटर लैब नहीं तो उसको MP लेड से हम कंप्यूटर लैब देने का काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने ये भी एक किया है कि जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कंप्यूटर्स लगे थे स्कूल्स में जो पुराने हो चुके हैं, जो काम नहीं आ रहे, उन लैब्स को भी हम नया लैब बनाएं। साथ ही साथ कंप्यूटर्स के साथ में हमने ब्रॉडबैंड को प्रायोरिटी दी है। BSNL के साथ मिलकर MP लेड का फायदा लेते हुए हमने जिले के सभी स्कूलों की सूची तैयार कर ली है और हर स्कूल में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का भी हम काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के एतपार चूरू डिस्ट्रिक्ट भी खड़ा रहे, चूरू लोकसभा क्षेत्र उसमें जुड़े, वो हमारी प्राथमिकता, उसी के तहत हम काम भी कर रहे हैं। अनेकों प्रोग्राम्स देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जो लॉन्च किए, जो सोसाइटी को जोड़ने का काम करते हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो और जन धन खाते हों, जिसने आज डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा दिया है। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसके माध्यम से किसान हो, चाहे वंचित हो, चाहे पीड़ित हो, समाज का वो कोई सा भी वर्ग हो, उस हर वर्ग तक पैसा भारत सरकार डायरेक्ट पहुंचती है। वो गया जमाना जब रुपया दिल्ली से चलता था और 25 पैसे पहुंचा करते थे, आज रुपया चलता है तो रुपया ही पहुंचता है। ये व्यवस्था करिए तो देश के प्रधानमंत्री महोदय ने करी, जिसका जितना अपन चर्चा करें उतना कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात करूंगा, बहुत से नवाचार देश के प्रधानमंत्री महोदय ने किए हैं। इस बार हमने रिकॉर्ड तोड़ इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। 6000 किलोमीटर की इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रीफाइड हुई है रेलवे ट्रैक्स पूरे हिंदुस्तान भर में एक साल के अंदर, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। देश के प्रधानमंत्री महोदय का विजन था कि हम इलेक्ट्रिसिटी और डीजल दोनों का जब फ्यूल कॉस्ट देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का आधा होता है, डीजल का ज़्यादा होता है। उसके मद्देनजर बचत करने के रूप के अंदर भी और एक न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में इसको प्रोत्साहन दिया गया। हमने भी 2018 के अंदर पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र का 703 किलोमीटर का ट्रैक 700 करोड़ रुपए के लगभग हमने स्वीकृत करवाया था, जो अब लगभग पूरा है। हम उम्मीद करते हैं कि रतनगढ़ से बीकानेर का हमारा ट्रैक एक पैच बचा हुआ है जो लगभग आने वाले कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा चूरू का ट्रैक सादुलपुर से लेकर बीकानेर, रतनगढ़ से सुजानगढ़, रतनगढ़ से सरदार शहर, सादुलपुर से हिसार और हनुमानगढ़ का ट्रैक, चूरू से हमारा सीकर का ट्रैक कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। तो हमें बिजली की गाड़ियां और भी मिलेंगी, जिससे हमारी कनेक्टिविटी पूरे देश भर में और बढ़ेगी। इसी के साथ में हमने कोशिश ये भी करी है कि कैसे हाईवे सेक्टर के ऊपर भी हम इन्वेस्टमेंट करें। देश के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में पद संभाला था, उस समय देश के अंदर करीब करीब 90,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे की स्ट्रेंथ थी। बहुत से ऐसे जिले हमारे राजस्थान में भी थे जहां एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था। आज के समय के ऊपर हम इस 1,50,000 किलोमीटर के लगभग का राष्ट्रीय राजमार्ग हम हमने आज अचीव कर लिया 9 सालों के अंदर, और 60,000 किलोमीटर लगभग हमने नया राष्ट्रीय राजमार्ग गठित किया। चूरू जिले को भी इसका बेहतरीन फायदा मिला है। NH 52 जो 58 हमारा झुंपा बॉर्डर से सारा चलता है, उसकी वो हाईवे इसी दौरान पूरा हुआ और आज उसके 4 लेनिंग का काम चालू हो चुका है। उसके अंदर भी हमारे काफ़ी गांव के साथियों की रिक्वेस्ट रही है, डिमांड भी रही है कि काफ़ी फ्लाईओवर्स और RUBs बनाई जाए, क्योंकि रोड्स बड़ी हो गई हैं तो और गांव दोनों तरफ बसते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस बनते हैं। इसको देख मद्देनजर हमने इसको पहले ही फोकस में किया था। सादुलपुर में गोठा बड़ी, डोकुआ, रतनपुरा और आगे धाम लॉर्डसर के अंदर हमने पहले ही ROBs बनाए हैं। रेलवे ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज बता दें या फ्लाईओवर बनाए हैं काफ़ी फ्लाईओवर्स की। और VUP CUP की डिमांड अभी नए 4 लेन वाले हाईवेज के ऊपर आई भी है, उसकी भी हम बात कोशिश कर रहे हैं। राजगढ़ से पिलानी बहुत अच्छा नेशनल हाईवे हमारा बन चुका है। पिलानी से राजगढ़ रोड का एक बाईपास मंजूर है, जिसका काम प्रक्रियाधीन है और इस प्रक्रियाधीन काम से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि चूरू और राजगढ़ के लिए बाईपास की भी हम डिमांड कर रहे हैं। सो राजगढ़ में एक पैच है और चूरू का भी एक रिंग रोड तक का बन जाए तो काफ़ी कुछ हमारे एरिया को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत सरकार ने बड़े नवाचार किए हैं। रेलवे क्रॉसिंग्स के ऊपर बहुत ट्रेनों के बढ़ने से काफ़ी जाम लगते हैं,
उसके कारण भी बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट हमेशा रही कि इनके ऊपर फ्लाईओवर्स होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट सक्षम नहीं हो पा रही है काम करने के लिए। इसी के तहत भारत सरकार ने CRIF फंड, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जिले के अंदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स हैं या सिटी की रोड्स हैं, उन रोड्स के ऊपर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाने की बात कही है। उसी के तहत हमने भी 3 की सैंक्शन करवाई है। सादुलपुर में सांखू रोड के ऊपर, पूनिया कॉलोनी चूरू के अंदर जिसकी बहुत बड़ी डिमांड हमेशा रही है, और पटिहारा के अंदर रतनगढ़ में हम एक नया फ्लाईओवर 3 सैंक्शन कराए हैं, जिनको 125-150 करोड़ के लगभग इनकी लागत है। CRIF के तहत बहुत से क्षेत्र में हमने अच्छी अच्छी रोड बना के दी है। हमारा गीदासर का क्षेत्र है जो काफी वंचित था, दूर दराज का इलाका था। पिछले साल भी 56 करोड़ की रोड सुजानगढ़ से छापर, छापर से बीदासर, फिर बीदासर से नोखा हमने मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में रोड बनी। अभी हाल ही में हमने कातर से लालगढ़ की CRIF के तहत बहुत शानदार ने एक नई रोड दी है। और अभी हमारा हडियाल से तारानगर, तारानगर सावा से भादरा और नौहर से सरदार शहर की भी हमने एक CRIF की 65 करोड़ रुपए की रोड दी है। अभी हमने 3 रोड्स की और डिमांड करी है, पर बड़ी विडंबना इस बात की है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसी रोड बची नहीं जो ग्रामीण क्षेत्र की रोड को अब हम CRIF में ले सकें। CRIF की रोड की डिमांड ये होती है कि या तो वो स्टेट हाईवे हो या वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, और आज की तारीख में पिछले 5 सालों के अंदर एक भी रोड को, ग्रामीण सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में तब्दील नहीं किया गया। उसके कारण उसके पैरामीटर में वो आती नहीं है। मात्र 2 या 3 रोड्स बची हैं जिनको हमने दोबारा लिस्ट में दे दिया है। हम उम्मीद करते हैं उन रोड्स का भी कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा फोकस हमेशा रहा है और हम उसी के तहत चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जहाँ एक बुलेट ट्रेन चलाने की बात करी, उसी के साथ साथ में वंदे भारत देश के अंदर पहली बार देश के द्वारा डिजाइंड एक ट्रेन सेट यूनिट के रूप में नई ट्रेन चली है, जिसमें इंजन नहीं होता, मोटर से ट्रेन चलती है और बहुत ही अच्छी आरामदेह ट्रेन है और स्पीड भी अच्छी है। 160 किलोमीटर की एवरेज स्पीड ले सकती है ट्रेन। ये ऐसी ट्रेन की डिमांड बढ़ी है। इसके लिए हमने बीकानेर से दिल्ली और दिल्ली से गंगानगर 2 ट्रेनों की डिमांड हमारे क्षेत्र के लिए करी है। इसके अतिरिक्त हम 21 नई ट्रेनें चला चुके हैं। कुछ ट्रेनें हमारी चल चुकी हैं। बहुत सी ट्रेन हम चलाने की उम्मीद पर अभी रखते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर श्रीधाम ट्रेन का जो हैदराबाद दिल्ली की ट्रेन है, जिसका गंगानगर तक विस्तार की बहुत बड़ी डिमांड पब्लिक से आई हुई है। उसके लिए मैं GM महोदय से कुछ दिन पहले मिला हूं और उनसे भी हमने ये बात करी है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। अहमदाबाद चेन्नई एक ट्रेन है, उसका भी एक्सटेंशन गंगानगर तक हो। हैदराबाद जयपुर की एक ट्रेन है, उसका एक्सटेंशन हिसार तक होने की हमें पूरी उम्मीद है। और अजमेर रामेश्वरम की ट्रेन का भी फिरोजपुर तक वाया हिसार, वाया सादुलपुर, चूरू और हनुमानगढ़ तक के रास्ते से विस्तार के लिए हम प्रयासरत हैं और मैं उम्मीद करता हूं बहुत से जल्द हमें इन ट्रेन की व्यवस्था मिलेगी। नए स्टेशन के निर्माण के ऊपर हमारा फोकस है। 2 स्टेशन के ऊपर हमारे कोच डिस्प्ले यूनिट लगे हैं, सादुलपुर और चूरू। अब हमने नए फेज के अंदर 5 स्टेशन लिए हैं और 5 स्टेशन जिसको हम अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप करेंगे। वो हमारा एक गोगामेडी है भादरा तहसील के अंदर, सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़ है, जिनके ऊपर सरकार अच्छा पैसा लगेगी लगाकर इन स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाएगा और इनको रेनोवेट किया जाएगा, जिससे काफी कुछ हमारे लोकल से लोगों को सहायता मिलेगी। अर्थव्यवस्था मित्रों बहुत सही मजबूती के साथ में देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। देश की एक डिजिटल इकोनॉमी का समय है। आज इस बार हम पिछले 10 दिन के अंदर, जिस प्रधानमंत्री महोदय ने आज ही में बताया कि हम काफ़ी हद तक ऐसे पोजीशन में पहुंचे कि जो GST कलेक्शन हमारा है वो इस साल हमारा इस मार्च के महीने में हमारा 15-16 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गया है। इतना ही हमारा इनकम टैक्स कलेक्शन पहुंचा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल इकोनॉमी जिसकी हम बात करते हैं, वो आज हमारी 14 लाख करोड़ के लगभग लोगों ने आदान प्रदान डिजिटली किया है। एक बदलते हुए भारत की तस्वीर के रूप में देश के प्रधानमंत्री महोदय ने आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर हम सभी युवाओं से ये निवेदन किया है कि इस अमृत काल में हम कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाएं और देश के अंदर हर उस वर्ग को आगे साथ लेकर चलें जो वर्ग इतने सालों की आज़ादी के पश्चात पीछे रह गए, उनको हमें पार्टी के ऊपर साथ लेकर चलना चाहिए। किसान भाइयों, मैं आपके लिए 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो देश के प्रधानमंत्री ने 2016 के अंदर लागू करी, उसका बड़ा फायदा अपने लोगों को मिला है।
अपने लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी हद तक इसका क्लेम आया। कई समस्या रहीं, राजस्थान की सरकार के द्वारा बार बार कई बार हमने इस मुद्दों को रेस किया। 2021 का खरीफ का क्लेम एक बहुत बड़ा इशू हमारे चूरू जिले के लिए और नौर बादरा के लिए भी बना हुआ है। 2021 का क्लेम राजस्थान सरकार की स्टैक ने जानबूझकर किसानों को भ्रमित करते हुए, किसान की आवाज को न सुनते हुए, तथ्यों को छुपाते हुए, और राजस्थान की सरकार की स्टैक ने फैसला लिया कि किसानों को बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर न देते हुए सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के अनुपात में दिया जाएगा। वही राजस्थान सरकार की स्टैक ने अपने ही स्टेट के 2 अलग जिलों के लिए ये फैसला लिया कि हम उनको केस बाय केस के रूप में देंगे। काफी दिनों से जद्दोजहद चल रही है, काफी मुलाकातें दिल्ली जयपुर में हुई। अब मैंने हाल ही में कल ही केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में सभी अधिकारियों को जयपुर से दिल्ली से बुलाकर इसकी मुलाकात करी है और हमने राजस्थान सरकार को ये मंत्री महोदय ने भी कहा है कि आप स्टैक के फैसले को रिव्यू करिए। जब क्रॉप कटिंग हुई है, बीमा कंपनी के लोग आए थे, सिग्नेचर हुए थे और कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी, तो किसान को सैटेलाइट के आधार पर पैसे देने का हक नहीं बनता। हम उम्मीद करते हैं कि अब राजस्थान सरकार अपना फैसला जल्द बदलेगी और अपना रिव्यू करेगी स्टैक के फैसले को, और जिस रूप में हनुमानगढ़ के अंदर और 12 डिस्ट्रिक्ट में केस बाय केस में पैसा दिया गया है, वैसे चूरू जिले के किसान को भी क्लेम देने का कार्य किया जाएगा, जिससे किसानों को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसे ही भादरा के अंदर बहुत स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिली कि 2021 के खरीफ के क्लेम में जहाँ केस बाय केस तो दिया गया, पर एक पैराग्राफ ये भी डाल दिया गया कि जिस जगह पे किसानों को बीमा कंपनी को क्रॉप कटिंग की सूचना लिखित में नहीं दी गई, उन जगह पे भी क्रॉप कटिंग का पैसा के बजाय सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के अनुपात में पैसा दिया जाएगा। ये घोर अन्याय है। क्रॉप कटिंग की सूचना देने का कार्य राजस्थान की सरकार के कर्मचारियों का है, किसान का इसमें कोई दोष नहीं। हमने इस मुद्दे को भी बड़ी मजबूती से रखा है और सरकार ने और मंत्री महोदय ने इस बात को और अधिकारियों ने माना इस बात को कि ये चीज गलत है। हमने कहा कि अब तहसील का एवरेज निकालकर किसानों को भादरा नौहर जिन किसानों को जिन पटवार मंडल की सूचना बीमा कंपनी को नहीं मिली, उनका आप क्लेम दिलाने का काम करें। बीमा एक बहुत मजबूत एक स्कीम है जिसका फायदा किसान को डायरेक्ट मिलता है और मैं बार बार यही कोशिश करता हूं कि आपको उसका लाभ मिले। उसमें कोई भी लकूना है, कोई कमी है या कहीं इसके बाद कोई समस्या आती है तो उसको हम मजबूती से उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसान तक उसका पैसा सही सलामत पहुंचे। 2022 चूरू का भी क्लेम पार्शल आया है, खरीफ 22 का, और खरीफ 22 का और 21-22 रबी का हनुमानगढ़ का अब तक क्लेम आया नहीं है। मेरे साथियों में बताना चाहता हूँ, मेरे जो नौहर बादरा के साथी हैं, बहुत जल्द आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपका 21-22 रबी का पैसा आ जाएगा और खरीफ का पैसा अभी राजस्थान सरकार ने प्रीमियम की राशि जमा नहीं कराई है, जैसे जमा करा दी जाएगी वो अपने को 22 का क्लेम भी मिल जाएगा। मित्रों, बीते हुए साल के अंदर इस सरकार राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की रही, उसकी जो राजनीति रही, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। सभी विधायक जिस रूप में सांसद हो चाहे विधायक हो, अपने आप को उन्होंने सीएम से कम नहीं समझा और एक ऐसी राजनीति करने का कार्य किया जिसमें काम जनता को प्रताड़ित करने का काम किया। राजस्थान बीते हुए इन 4.5 सालों के अंदर करप्शन में नंबर 1 आ गया है। महिला के साथ में अत्याचार उसके ऊपर नंबर 1 आ चुका है पूरे देश भर में, और करप्शन के साथ साथ और ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसके साथ साथ में बेरोजगारी। राजस्थान पहला मात्र प्रदेश होगा देश के अंदर जिसके अंदर 30% से ऊपर की बेरोजगारी की दर है। हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार रोड पर घूम रहा है। इसके साथ ही साथ में सरकार की जो नीतियां रही हैं, पेपर लीक एक ऐसा इशू बन के रह गया। जो पेपर आउट आया उस पेपर वो लीक हुआ। सरकार के ऐसे कर्मचारी इसमें लिप्त मिले गए, ऐसे लोग लिप्त मिले गए जिनको रास्ते कोई कार्रवाई नहीं करेगी और युवा इससे बड़ा हताश है। इस सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स लगातार हमारे साथ चलती हैं, तभी हमारे को फायदा मिलता है। जल जीवन मिशन एक बेहतरीन योजना थी और चूरू लोकसभा क्षेत्र के लिए तो बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमारे पीने की पानी की वैसी किल्लत रहती है। घर घर पीने का पानी की योजना देने का काम था। लोगों ने राजनीति करने का काम किया गया और आज की तारीख में आप महसूस करो कि जल जीवन मिशन का हमारा अपनी योजना फेज 1 का जो गांव थे, जो तारानगर तहसील के सभी गांव आते हैं, उसमें नौहर के कुछ गांव आते हैं, बादरा के कुछ गांव आते हैं, राजगढ़ तहसील के 27 गांव आते हैं। विधायकगण जाके अपने क्षेत्र में क्लेम कर रहे हैं कि 850 करोड़ रुपए हम लेके आ गए हैं। 850 करोड़ की पूरी स्कीम है, किसी एक तहसील की स्कीम नहीं है ये। इसके अंदर तारानगर तहसील भी है, इसमें राजगढ़ तहसील के 27 गांव हैं,
चूरू के तहसील के गांव भी हैं और सदाशत तहसील के भी गांव हैं। इसके 2 बार टेंडर हो चुके हैं, आज तक टेंडर का काम कंप्लीट नहीं हो पाया और इन लोगों को पीने की पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। जहां पैसा पहुंच गया, जहां पैसा आवंटन हो गया, उन जगह पे आज भी गांव के अंदर बहुत शिकायतें आ रही कि पहले पानी आया करता था, आज पानी पहुंच नहीं रहा है। सरकार ने भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की राशि दे रखी राजस्थान सरकार को। पूरे देश भर में योजना चालू हुई थी, आज राजस्थान सबसे लास्ट नंबर पे, मात्र 27 से 28% काम ही कंप्लीट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात और मध्य प्रदेश ने 80 से 90% काम पूरा कर लिया है। ये सरकार के पास में न कोई विजन है। 5 साल तक सरकार अपना को बचाने में लगी रही। इतनी इंपॉर्टेंट स्कीमें चली हुई हैं। अभी हाल ही में आरडीएसएस स्कीम चली, जिसके अंदर ढाणियों में कनेक्शन देने की भी हमने प्रावधान की बात करी। हमने चूरू जिले का और नौर बादरा का मिलाकर हमने एक पूरा आंकड़ा इकट्ठा करवाया कि कितनी ढाणियों में कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आंकड़ा निकल के आया 35,000 लगभग ढाणियों में नए कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। राजस्थान सरकार प्रस्ताव बना के नहीं भेज पा रही है अभी तक। हम 2 महीने से पीछे लगे हुए हैं। अगर प्रस्ताव बना के दे दे तो भारत सरकार आरडीएसएस स्कीम, जिसके तहत 245 करोड़ रुपए चूरू के लिए स्वीकृत है और 70 करोड़ रुपए लगभग भादरा नौहर के लिए स्वीकृत है, उन स्कीम का फायदा इस ढाणी में कनेक्शन का मिल सकता है। तो सरकार की नीयत नहीं, बड़ी बड़ी झूठी घोषणाएं, थोथी घोषणाएं, सिर्फ लोगों को लुभावनी घोषणाएं का काम किया जा रहा है। इससे मैं समझता हूँ हमारा राज्य कहीं न कहीं विकास के अंदर बहुत पीछे जा चुका है और पीछे जाता जा रहा है। पर समय बदल रहा है। आने वाले 6 महीने बाद में हम चुनाव के अंदर होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस इलेक्शन में लड़ेगा और जन जन तक इस सरकार की विफलताओं की बातें लोगों तक पहुंचाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः दोबारा राजस्थान में कमल खिलाएगी। जिस तरह वसुंधरा जी ने के नेतृत्व में राजस्थान ने तरक्की करी थी पिछले 5 साल के अंदर, इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का हमारे पास में बेहतरीन मौका है। मैं कोशिश करूंगा कि आप जो भी अपनी कोई बात कुछ पूछना चाहें तो अवश्य आपको बात की मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरा आज का आप लोगों से रूबरू होने का, मुझे और भी 2 मुद्दों पर रूबरू होना है, उसके बारे में आपसे मैं बाद में करूंगा। कोई आपकी बात पूछना चाहे तो अवश्य पूछें, और वरना हम बहुत जल्द ही रेलवे पे और कृषि के ऊपर अलग अलग सेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों की जो भी बातें, जो कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स के बारे में हम आपको जवाब दे सकें। ठीक है, सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।